सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार। चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी। बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उनसे बातें करेंगे और उन्हें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे। तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं, सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है। बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप पर। तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो। मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से। लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है। जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के, हाँ वही तो कहा ना, आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे, सब मिल के सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो हैं पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो हैं वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं? सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है। बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति हैं ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो। बिल्कुल, 4 दोस्त मिल गए, जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है। तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजिए। बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में। मतलब ये ऐसे उपचार हैं, कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है। यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। प्राकृतिक उपचार होता है तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे ही हो जाएगा। आरती, आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं। महंगी आती है वो जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में, वो बहुत महंगा पानी आता है। तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है, जो प्राकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं उनका कुछ अलग ही तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं। बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज। और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हो, दिमागी कसरत भूल गए। थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं, बूझो तो जाने। अब ऐसी बात, हमने कुछ लाइंस बोल दी, अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, कौन सी चीज छिपी हुई है शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना, इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है बिल्कुल कि ढूंढने की आखिर है क्या चीज। और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं? बच्चों की दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा
आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें। की नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और बारिश का मौसम है, ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों का। वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए। कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है, तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पिएंगे, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें। और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले हैं ताकि वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें। साथ लाई है गजब खुदा का सितमगर को नींद
हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट्स भेजेंगे। पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे जी। और जो हमारे विषय है उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर। और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे। बिल्कुल। और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था। हाँ। गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे। रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो है सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन। और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं। हाँ। और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से जमीन पर उसको काढ़ लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर, टैब पर भी हम खेलते हैं। अभी भी गांव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई देंगी। वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से, और 1 2 3 4 करके, और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं 2 पैर टिकाने हैं, कहीं 1 पैर टिकाना होता है। इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते थे। और बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं। डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। बिल्कुल। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात। हाँ। एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। हाँ। और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है। हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें। बिल्कुल।
तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया हाय तेरे नैनों ने। आरती, ये जो इस तरह के गीत है ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना, ये कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है, बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए, परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए जो सबको पसंद आए जी। और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं। बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको स्वीकार कीजिए। और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उससे अलग ना होने दीजिए। अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों में तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI, एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को। और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है, और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में। तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें। बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं। हाँ। पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ और मेरे लिए यही अच्छा है। हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे। हाँ। तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। और क्या संदेश है? एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और न सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टीवी लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटका कर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। मनोरंजन देना है, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है। और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है। हाँ। इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए। कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बहुत सही बात कही आरती आपने, कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे, और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा, शायद नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल।
तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी। बिल्कुल, तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बदलाव, और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल, अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल। काहे को ये आग लगाई रे लगाई रे लगाई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बड़ा खूबसूरत गीत था और दो बहनों की आवाजें थी। तो दिमागी कसरत की बात है भाई, हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे श्रोता पता है कौन सी दो बहनें हैं इस गाने में, थोड़ी सी दिमागी कसरत उनकी भी हो जाए। बिल्कुल। और ये भी एक खेल ही हो गया ना, मनोरंजन का बदलता स्वरूप है ये। बिल्कुल, मनोरंजन के स्वरूप ही की बातें कर रहे थे। जैसे कि हम पहले परिवार के साथ में हम अपनी हंसी को बांटते थे, खुशी को बांटते थे। अब आज क्या ऐसा हम सोशल मीडिया पर बांटते हैं। बिल्कुल, आज कई बार हंसी जो होती है वो हमारे जो इमोजी होते हैं ना, वो बनकर मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है। पहले संवाद आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में, फोन में बिजी दिखाई देता है। और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना, वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था। अरे वाह। जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ। उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमा घर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
देखिए परिवर्तन तो होता ही है जी। अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारा एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। अरे वाह, सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, 2-2 दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे। और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिखकर उससे हमें आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में। जो आपके अनुभव है ना, वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे। इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई हैं कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं। तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है। बिल्कुल। और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है, तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए। बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीजों को आप लीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीजों को देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो। और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे, इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं, उनपे भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आप कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताइए, आप वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं। अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं, जिनमें कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक अंतराल का। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात। क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको। तो फिर आप निर्देशक
बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। बिल्कुल। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी, अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम गीत सुनेंगे। चलिए पहले भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा? आपने जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो, बिन देखे जिसको प्यार करो, अगर देखो उसको जान भी दो, एक बार कहो जादूगर ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने। तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है। वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका
टोडे गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय हैं उनसे ताल्लुक रखती हैं। बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया। और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की, जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है, जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है। और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना। स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है। और पिछले कई दशकों से यानुंग जमाओ लेगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे, जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं, बहुत सारी चीजें शामिल हैं। और आरती, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्मा पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्क होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहें और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहें, यही शुभकामना है। सुनते हैं एक गाना। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में
सन्यासी हम सन्यासी, आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। शमशाद बेगम और चित्तलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से हैं, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की। बिल्कुल। तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती हैं, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश? एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ। दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूं, उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूं और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं, बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं, क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को, पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है। ये न केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है, बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है। ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं, और कुछ नया और मजेदार भी होता है। इससे हमें तनाव से राहत मिलती है। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं, और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं। अच्छा। और देखिए, एक बड़ा सुंदर संदेश है। पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है। ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है, जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। बिल्कुल। और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है। हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं, जिससे मानसिक विकास होता है। तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए। एक गीत सुने।
तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है। क्योंकि मैं खाती हूँ ऐसा। हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुके कि तुम बड़ी चटोरी हो। और बारिश में भी चटपटा हम देख के जब हम देखते ना कि तली भुनी चीजें बन रही हैं, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन रही है, मन नहीं मानता है फिर तो एकदम से। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती है, अपनी नाक कान बंद कर लेती हो? बताओ। बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का, कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है। बिल्कुल, तो आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब देगी तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें। बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें भी, बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना, गड्ढे जहां पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहां पानी भर गया, वो सूख नहीं रहा, तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं। तो वहां पानी का भराव ना होने दें, और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं, उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आएं उनको धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग कर आए तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीजें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें। और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। इसीलिए इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये चीजें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ताजा और गर्म भोजन करें। बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें। सड़क पर जलभराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है। तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं। ताजा और सुपाच्य भोजन हो, इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही हैं चीजें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए। भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें। मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें, और अगर भीग जाए तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने। हाथों को अपने साफ रखें। बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें। आंखों के संक्रमण से बचने के लिए बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना, जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है। तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को, वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताजा भोजन का सेवन करना चाहिए। बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है। उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी जैसा होता है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए। और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। दीजिए चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।